वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सांख्यिकी कक्षा 11 के अंतर्गत पार्ट 4 अपकिरण के माप का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत थियरी का जो है सेकेंड लेक्चर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर जो है आज थियरी का है। दोस्तों, पिछले दिन जो है अपकिरण का माप क्यों जरूरी है, औसतों का चयन क्यों योग्य रूप से करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की। अब आज जो है इसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं। सांख्यिकी कक्षा 11 पाठ 4 अपकिरण के माप, गुजरात बोर्ड। तो दोस्तों, पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंतर्गत जो है हमने लास्ट जो है टॉपिक यहाँ तक की चर्चा की थी। तो मात्र एक समष्टि के लक्षणों के अध्ययन के लिए नहीं, परंतु दो या उससे अधिक समष्टि के तुलनात्मक सांख्यिकी अध्ययन के लिए भी समष्टि के अवलोकनों का प्रसार या फैलाव की जानकारी क्या है प्राप्त करना आवश्यक है। यानी एक ही प्रकार के एक समष्टि के लक्षणों के अध्ययन के लिए नहीं, परंतु दो या उससे अधिक प्रकार की समष्टि के लक्षणों की तुलना करने के लिए भी क्या होता है, अवलोकनों का प्रसार मान हमें पता होना चाहिए। सूचना के अवलोकनों का औसत माप से कितने अंतर पर फैले या बिखरे हुए हैं उस माप को अपकिरण कहते हैं। जैसे कि एक शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ दिया हुआ है और इसका जो औसत माप है वह पाँच है, तो पाँच के ज्यादा समीप कौन है? चार है, छः है। थोड़ा सा दूर कौन है? तीन है, सात है। और थोड़ा ज्यादा दूर कौन है? दो है, आठ है। तो इस तरह से मतलब जो उसी को हम फैलाव कहते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से यहाँ परिभाषा दी गई, अपकिरण किसे कहते हैं? तो सूचना के अवलोकनों का औसत माप से कितने अंतर पर पसरे या फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उस माप को अपकिरण कहते हैं। अब दोस्तों, इसकी दूसरी परिभाषा में क्या बताया गया? अपकिरण यह मात्र समष्टि के अवलोकनों के चलन संबंधी सामान्य दृष्टिकोण को ही नहीं बताता, अपितु उस चलन के संबंध का निश्चित माप भी क्या करता है दोस्तों? दर्शाता है। तो अपकिरण यह मात्र समष्टि के अवलोकनों के चलन संबंधी सामान्य दृष्टिकोण को ही नहीं बताता, परंतु क्या है, चलन के संबंध में कोई निश्चित माप होता है उसकी भी जानकारी देता है। अलग अलग सांख्यिकविद द्वारा अपकिरण की विविध परिभाषाएं दी गई, उसमें से स्पिगल ने निम्नलिखित परिभाषा दी है। तो स्पिगल द्वारा बनाई गई परिभाषा क्या कहती है? तो सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं वह प्रदर्शित करता हुआ मूल्य अर्थात अर्थात चलन अथवा अपकिरण के नाम से उसे दोस्तों हम जानते हैं। तो एक बार फिर से, सूचना के औसत माप के अगल बगल उसके अवलोकन कितने प्रमाण में क्या हुए हैं दोस्तों? फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ऐसा प्रदर्शित करता हुआ मूल्य अर्थात क्या है, या उसका जो चलन होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? अपकिरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में यहाँ पर भी बताया हुआ है कि माध्य, माध्यिका, भुष्टक ही औसत माप है अपकिरण का। क्या अपकिरण का जो माप है क्या वह माध्य, माध्यिका, भुष्टक ही है? तो उसके बारे में भी दोस्तों हम देख लेते हैं। अपकिरण तो जानने से सूचना संबंधित जो अतिरिक्त विवरण मिलता है उससे केंद्रीय स्थिति के मापों की विश्वसनीयता मूल्यांकित की जा सकती है। तो अपकिरण को जानने से सूचना संबंधित जो भी अतिरिक्त विवरण क्या है मिलता है उससे केंद्रीय स्थिति के मापों की विश्वसनीयता जान सकते हैं कि माध्य कितना विश्वसनीय है, माध्यिका कितनी विश्वसनीय है, भुष्टक कितना विश्वसनीय है। यदि सूचना में अपकिरण हो तो केंद्रीय माप समग्र सूचना का प्रतिनिधित्व करता न हो, ऐसे मात्र औसत के समीप के अवलोकनों के लिए ही प्रतिनिधित्व करने वाला माप माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से एक बार, अपकिरण को जानने से सूचना संबंधित जो अतिरिक्त विवरण मिलता है उससे केंद्रीय स्थिति के मापों की विश्वसनीयता पता चलती है। यदि सूचना में अपकिरण हो तो केंद्रीय माप समग्र सूचना का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, होने से मात्र औसत के समीप के अवलोकनों के लिए ही प्रतिनिधित्व करने वाला माप माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है अपकिरण में कौन कौन से लक्षणों का समावेश होता है उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों अपकिरण के अपेक्षित लक्षण, मतलब जो लक्षण इसके माने गए हैं, जो गुणधर्म माने गए हैं, वो क्या क्या माने गए हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपकिरण के कुछ अपेक्षित लक्षण निम्नलिखित हैं। अपकिरण की परिभाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए। पहला लक्षण क्या कहता है अपकिरण का? कि अपकिरण की जो परिभाषा दर्शाई गई है वह कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। अपकिरण उसकी गणना सरल व समझने में कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। तो अपकिरण की गणना करने में और समझने में कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। उसकी गणना में, किसकी गणना में? अपकिरण की गणना में सूचना के सभी अवलोकनों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो अपकिरण की गणना में सूचना के सभी प्रकार के अवलोकनों का उपयोग होना चाहिए।
अपकिरण यह बैजिक क्रियाओं व सांख्यिकी गणनाओं के लिए अनुकूल माना जाता है। तो अपकिरण जो है यह बीजगणितीय विश्लेषण के लिए, सांख्यिकीय अध्ययन के लिए, उनकी गणनाओं के लिए मतलब योग्य और अनुकूलित माना जाता है। वह न्यादर्श के सापेक्ष में स्थिर माप होना चाहिए। तो अपकिरण कैसा होना चाहिए? न्यादर्श के सापेक्ष में स्थिर माप होना चाहिए, बार बार बदलता हुआ होना चाहिए नहीं। अर्थात एक ही समष्टि के समान आकार के अलग अलग न्यादर्श लिए जाएं तो उसमें से प्राप्त होने वाले अपकिरण के माप लगभग कैसे होने चाहिए दोस्तों? एक समान मिलने चाहिए। उसके मूल्य पर सूचना के अति छोटे और अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव कम दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपकिरण के जो लक्षण हैं ये हमने चर्चा की। एक बार वापस से इसको रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। अपकिरण के कुछ अपेक्षित लक्षण निम्नलिखित हैं। अपकिरण की परिभाषा स्पष्ट व क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। इसकी गणना सरल व समझने में कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी गणना में सूचना के सभी अवलोकनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बैजिक क्रियाओं व सांख्यिकी गणनाओं के लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। यह न्यादर्श के सापेक्ष में स्थिर माप होना चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि से समान आकार के अलग अलग न्यादर्श लिए जाएं तो उसमें से प्राप्त होने वाले अपकिरण के माप लगभग एक समान मिलने चाहिए। उसके मूल्य पर सूचना के अति छोटे और अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव क्या होना चाहिए दोस्तों? कम पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आज हमने जो चर्चा की, अपकिरण किसे कहते हैं, अपकिरण में फैलाव क्यों आवश्यक है, माध्य माध्यिका भूइष्ठक में से कौन सा माप योग्य माना जाएगा, उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा की। और उसके साथ साथ अपकिरण के जो अपेक्षित लक्षण है दोस्तों इसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो ये दोस्तों जो है टॉपिक्स आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और साथ ही साथ इस पर जो है इसको एक से दो बार आप अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे जो है इसके आगे के टॉपिक्स अपकिरण के जो है सापेक्ष और निरपेक्ष माप के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।